इलेक्ट्रॉनिक के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड डिस्कस किया था, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक तो कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं कि जो करंट को अलाउ करते हैं, मतलब जिसमें कंडक्शन ज्यादा होगा, मतलब यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो नंबर में कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई कंडक्टर मटेरियल ले लिया, ये सपोज कोई कॉपर वायर है और इसको हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, तो यहां पर एक अच्छी खासी करंट फ्लो करेगी और वो करंट फ्लो करेगी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम लोग बोलते थे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो गए, और फ्री हो गए तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करेंगे, मूव करेंगे, और जब चार्ज मूव करेगा तो वो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। करंट के बारे में हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो मटेरियल कंडक्टर कैटेगरी में, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, तो ये सारे कंडक्टर्स हो गए। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स का मतलब उनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैसे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो हर बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं नॉट सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, कि इन मटेरियल्स में इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि एक सिग्निफिकेंट करंट फ्लो कराए, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस बड़ा होता है, कह सकते हो इन्फिनिटी या लार्ज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के बहने में रुकावट। तो जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होंगे उनका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, मतलब वहां पर करंट फ्लो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर बहुत करंट फ्लो भी करेगी तो बहुत छोटी फ्लो करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रबिंग अप की वजह से, टेम्परेचर की, एक आध इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो ही सकता है, बट दैट दोज आर नॉट सफिशिएंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं इनके रेजिस्टेंस काफी लो होते हैं। तो रेजिस्टेंस तो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, कि जो हमारे पास इंसुलेटर्स है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पर करंट को फ्लो कराना बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट नो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन जो हमारे पास कंडक्टर्स है उनकी जो रेजिस्टिविटी है, उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। लो रेजिस्टिविटी का मतलब वहां पर करंट फ्रीक्वेंटली फ्लो कर सकता है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी, जबकि रेजिस्टेंस मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है, और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी कि उसकी लेंथ कितनी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। हम लोग कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/सिग्मा। मतलब जो मटेरियल ज्यादा कंडक्टिंग होगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टिविटी कम आएगी। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब रेजिस्टिविटी कम है। इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी कम है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो ये दो मटेरियल्स के हम लोगों ने डिवीजन करे। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सोडियम ग्रुप की बात करते हैं, तो वहां के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लाइटली बाउंडेड, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर मूव करते हैं
तो वैसे वैसे सेल में एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता जाता है, साथ में न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना, फ्री करना डिफिकल्ट होता जाता है। मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते तो उस केस में जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, और जो राइट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन बीच में कार्बन फैमिली आती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, लेकिन जो इंसुलेटर्स, उन इंसुलेटर से इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम है। या अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी की, तो इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है, और इन्हीं मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इन मटेरियल्स को बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का सीधा सा मतलब है कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा भी नहीं है और उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम भी नहीं है। कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स की तरह कम नहीं है और कंडक्टर्स की तरह ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वो इस ग्रुप की फिजिक्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आजकल हम लोगों की जो मॉडर्न लाइफ है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो सारी टेक्नोलॉजी इन सेमीकंडक्टर्स की वजह से। तो अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने इसका पहला लेक्चर पढ़ा था, जो बैंड थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, जो बैंड गैप डिफाइन किया था। तो हम लोगों ने जो कंडक्टर्स के लिए डिफाइन किया था, कंडक्टर्स के लिए ये सपोज था कंडक्शन बैंड। कंडक्टर्स का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं। तो ये था वैलेंस बैंड। इसका मतलब यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन से इस एनर्जी लेवल के, वो ऐसे ऐसी एनर्जीज रिसीव कर सकते हैं। अब जरूरी कि इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसको देखना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में क्या था कि जो हम लोगों का कंडक्शन बैंड था और जो वैलेंस बैंड था, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो ये जो कंडक्शन बैंड था ये खाली था, एम्प्टी, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये वाला जो गैप था वो गैप काफी बड़ा था, एक्चुअली एनर्जी गैप है, और ये इतना बड़ा था कि जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलती उससे काफी बड़ा है। तो उस केस में यहां का कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करके ऊपर इस वैलेंस बैंड तक नहीं पहुंच सकता था। तो इनको हम लोगों ने डिफाइन किया था इंसुलेटर्स। लेकिन कुछ मटेरियल जैसे मैंने बोला सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो अगर इनके लिए हम लोग बात करें तो ये सपोज हम लोगों का कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड का मतलब इस एनर्जी लेवल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो चुके हैं। तो जैसे उनको स्लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, छोटा सा पोटेंशियल मूव कर मिलेगा, तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और मूव करना स्टार्ट कर देंगे मतलब वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर जो गैप आता है, ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। अब अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन की, तो ये जो गैप आता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर बात करें जर्मेनियम की तो लगभग आता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो गैप होता है ये थर्मल एनर्जी के ऑर्डर का होता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेकर के जंप कर सकते हैं। तो चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर करंट कॉन्स्टिट्यूट करा सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके कंडक्शन बैंड में चला गया, अब वो चलने के लिए फ्री हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, उसने चलना शुरू कर दिया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और चूंकि केवल कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहां पर क्या था
एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। यहां पर बहुत सारे कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट यहां पर केवल कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है, या रेजिस्टिविटी के फॉर्म में बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा है। अब बात आएगी यहां पर सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप था वो 1.1 है, जर्मेनियम के लिए जो गैप है 0.7 है। तो इस बात को हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं सिलिकॉन की, तो पीरियोडिक टेबल में अगर चौथे ग्रुप को देखेंगे तो कार्बन पहले सिलिकॉन पड़ेगा और फिर जर्मेनियम। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से दूर होने लगते हैं, और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर होने लगेंगे तो न्यूक्लियस से उनका अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। तो जो जर्मेनियम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होंगे, और जो सिलिकॉन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना सिंपल है। तो ये वाला जो गैप होगा वो कम आता है और ये वाला गैप ज्यादा आता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है? जैसे घरों में वायरिंग देखते हैं तो ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो कैसी है? इंसुलेटिंग है। जो वुड है वो कैसा है? इंसुलेटिंग है। लेकिन उसके अंदर जो वायर मेटेलिक वायर जाता है, कॉपर का जाता है या एल्युमिनियम का जाता है, तो वो कैसा है? वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, राइट? तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब इसको समझते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम कंडक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। एक्चुअली सिलिकॉन और जर्मेनियम चौथे ग्रुप के एलिमेंट है। तो इनके सपोज में बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ना ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है। तो ये बॉन्डिंग कैसी करेगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो सिलिकॉन के साथ अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 की शेयरिंग करेगा, और उसके लिए उसको 4 सिलिकॉन एटम की जरूरत पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से, एक यहां से, तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। तो सिलिकॉन चूंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव भी नहीं है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे वो आयनिक बाइंडिंग शो कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव होंगे वो भी आयनिक बाइंडिंग शो करेंगे। तो यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, राइट? अब टेम्परेचर की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो टेम्परेचर की वजह से कभी कभी क्या होगा कि जैसे मैंने बोला था बैंड गैप, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड में है और इसके ऊपर लाई करता है एक कंडक्शन बैंड, और एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो केटी मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। तो यहां से टेम्परेचर की वजह से या कुछ रेज आती हैं उनकी वजह से हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव कर ले और एनर्जी रिसीव करके इस पोजीशन को वैकेंट कर दे। तो इस पोजीशन को अगर वो वैकेंट करता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाता है इस जगह पर, तो यहां पर उसने एक वैकेंसी छोड़ दी और ये इलेक्ट्रॉन अब बड़ी रेडियस में मूव करना शुरू कर दिया। मान लेता हूं इसका इलेक्ट्रॉन था, तो इस इलेक्ट्रॉन ने बड़ी रेडियस में मूव करना शुरू कर दिया। मतलब अगर बड़ी रेडियस में मूव करना शुरू कर दिया तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो गया, बढ़ गया, और न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियस का इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कैसा हो गया? ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑलमोस्ट फ्री हो गया तो इसने कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया होगा। अब सपोज में बोलता है कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, इस बैटरी जोड़ दी, पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन इस साइड पर मूव करेगा, तो एक करंट इस साइड पर बहना शुरू हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए तो यहां का इलेक्ट्रॉन, अब इन सब के एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर गया जाकर के, तो एक वैकेंसी तो यहां पर खाली हो गई, तो एक वैकेंसी यहां पर खाली हो गई और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया। तो ये जो वैकेंसी यहां पर खाली हुई है, एक्चुअली ये वैकेंसी पहले यहां पर थी, तो वैकेंसी को सॉलिड से बना देता हूं कुछ ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं राइट साइड पर, और जो वैकेंसी थी वो वर्चुअली पीछे की तरफ जा रही है। अब वैकेंसी मूव करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग और भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। पहले वैकेंसी यहां पर थी तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के आया, तो मैंने बोल दिया वैकेंसी कुछ इस तरीके से चल के आई है। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है, तो जो वैकेंसी है वो ऐसे मूव करेगी और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका था वो इस तरीके से मूव करेगा। मतलब यहां पर एक कंडक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो कुछ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे और कुछ वैकेंसी क्रिएट होंगी। इन वैकेंसीज को हम लोग बोलते हैं होल्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन से रियल चार्ज है, तो होल्स लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर मूव करेंगे, तो यहां पर एक छोटी सी करंट बहना शुरू हो जाएगी। वो करंट उतनी ज्यादा भी नहीं होगी जितनी कंडक्टर्स में थी, और उतनी कम भी नहीं होगी जितनी इंसुलेटर्स में आ रही होगी। तो एक्चुअली हम लोग इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने बोला कि दो सिलिकॉन बॉन्ड थे, दो सिलिकॉन एटम थे और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था इस तरीके से, और फिर एनर्जी की वजह से यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने अपनी जगह छोड़ दी और वो फ्री हो गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन इसके पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया और वो जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। तो इस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं होल, और ये निगेटिव चार्ज कैरियर आ गया। तो जितने एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर मैंने मान लिया कि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और प्लस साथ में एक होल रिलीज होगा। एक्चुअली होल था वो मूव कैसे कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। होल कुछ है नहीं, होल इज नथिंग बट अ वैकेंसी। मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा था? इसका बिहेवियर था मानो ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो यहां पर होल्स क्रिएट होंगे वो ऐसे बिहेव करेंगे मानो पॉजिटिव चार्ज हो, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर राइट साइड पर मूव करता है तो जो होल्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किधर मूव करेंगे? लेफ्ट साइड पर। तो यहां पर फिर एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और वो करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के ऑपोजिट होगी। एक्चुअली हम लोग इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो इन इलेक्ट्रॉन के चलने के ऑपोजिट क्रिएट होगी। तो जब यहां पर केवल सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो इंसुलेटर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम आती। तो ये हम लोगों के हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया वो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इसको बोल सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और साथ में एक होल प्रोड्यूस होगा, और यहां पर जो चार्ज कैरियर का नंबर है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा बट बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज करेगा।
मतलब इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से स्लाइटली ज्यादा होगी लेकिन कंडक्टर से काफी कम आ रही होगी। तो जो अगला डिस्कशन का पार्ट है वो डिस्कशन का पार्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, इसकी बात करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर चौथे ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। फिलहाल हम लोग कंसर्न है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। कौन सा ग्रुप था? ये फोर्थ ग्रुप था। तो इसके पीछे एक थर्ड ग्रुप जो लाई करेगा और यहां पर लाई करेगा फिफ्थ ग्रुप। तो सिलिकॉन के पहले कौन सा एलिमेंट लाई करेगा? इसके पहले लाई करेगा एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के बाद कौन सा लाई करेगा? फास्फोरस। तो यहां पर फास्फोरस। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट कौन से थे? एल्युमिनियम था और यहां पर जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन के बाद है वो फास्फोरस है। यहां पर इसके ऊपर बोरॉन, बोरॉन, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। और यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सो ऑन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। फिलहाल हम लोग सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं, इसकी। तो सिलिकॉन का जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो उसने सारे सिलिकॉन एटम ने जो क्रिस्टल बनाया उसमें सिलिकॉन सिलिकॉन एटम में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। एक एक इलेक्ट्रॉन सबने शेयर किया इस जगह पर। यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अगर पूरा क्रिस्टल बनाना चाहो तो इससे भी 4 सिलिकॉन एडेड होंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। इसके साथ भी एडेड होंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन। और इसी तरीके से जितने सिलिकॉन एटम है वो 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होंगे। अब लोग बात करते हैं कि अगर इस क्रिस्टल में हम लोग सपोज ये वाली इंप्योरिटी मिला देते, फास्फोरस, कि थोड़ा सा फास्फोरस इसमें मिला दिया और एक एटम फास्फोरस का मिलाया 10⁶ एटम सिलिकॉन के थे। मतलब 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स में मैंने सिर्फ एक एटम फास्फोरस का मिला दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस मिला देंगे, क्या वो वहां पर जाकर के फिट हो पाएगा? तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि अगल बगल के पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन के जस्ट आगे लाई करता है फास्फोरस। इसका मतलब इसके साइज सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि पीरियोडिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे मूव करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। इसका मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की होंगी ऑलमोस्ट वही केमिकल प्रॉपर्टीज फास्फोरस की होंगी। तो जैसा बिहेवियर फास्फोरस का है, जैसा साइज फास्फोरस का है, वैसे सिलिकॉन का है। तो यहां पर सिलिकॉन क्या होगा? फास्फोरस सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकता है। तो फास्फोरस अगर सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकता है तो यहां पर एक सिलिकॉन हटा करके हम लोग यहां पर एक फास्फोरस लगा देते हैं इस जगह पर। लेकिन फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन तो जस्टिफाइड हो जाएंगे, लेकिन यहां पर एक 5वां इलेक्ट्रॉन होगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो फ्री हो गया। अब वो 5वां इलेक्ट्रॉन बड़ी रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व करेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए केवल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया। पर 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम लोग ऐसी इसको बोलते हैं डोपिंग,
कि हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था और उसमें कुछ इंप्योरिटी मिला दी, 10 टू द पावर 6 एटम सिलिकॉन के थे तो एक फास्फोरस का एटम मिला दिया, मतलब 1 मिलियन में एक। तो उस केस में इस बिहेवियर को बोलते हैं डोपिंग। तो यहां पर एक एस्टाउंडिंग रिजल्ट आता है कि जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है वो 1 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब इस बात को पहले बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैंने सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक फास्फोरस का एटम मिला दिया तो आखिर वहां पर चेंजेस क्या आ गए। अब जैसे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के लिए डिस्कस किया था कि ये इसका वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और सिलिकॉन के लिए ये वाला जो गैप आ रहा था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा था। तो जब मैंने यहां पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी थी फास्फोरस। तो जब मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ था उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो गई। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था एक्चुअली वो इस एनर्जी लेवल पर आ गया और इसी को हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटी लेवल। और इनके बीच में जो गैप आता है वो गैप आता है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ये वाला जो गैप था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो जब हम लोगों ने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो उस केस में यहां पर एक इंप्योरिटी लेवल क्रिएट हो गया और उस इंप्योरिटी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जितने फास्फोरस एटम हम लोगों ने ऐड किए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस इंप्योरिटी लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी एनर्जी लेकर के कहां पर जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और अगर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं तो अब की बार ये वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ती कैसी होगी इसको बैंड गैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक कंडक्टिविटी जो इन जंप्स की वजह से थी वो तो अभी भी एग्जिस्ट करेगी, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थी। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे ऊपर जंप कर सकते हैं, क्यों, एनर्जी का गैप काफी छोटा आ रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पर जंप किया तो ये सारे एनर्जी लेवल ले सकते हैं, और यहां पर अगर वैकेंसी खाली होती है तो एक इलेक्ट्रॉन इजिली यहां पर भी तो आ सकता है। अगर इतनी एनर्जी उसको नहीं मिल रही, इतनी मिल पा रही, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर सकते हैं। इसका मतलब जो यहां पर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो अगर इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो अभी हम लोगों ने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है। तो जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो जो इंप्योरिटी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड के जरा सा नीचे है, और इंप्योरिटी लेवल और कंडक्शन लेवल के बीच का जो गैप आता है वो 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल था। तो ये हम लोगों ने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी। जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो वहां पर और क्या क्या चेंजेस आए ये देखते हैं। अब सपोज एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन, और सिलिकॉन में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी फास्फोरस ऐड कर दी। तो सिलिकॉन के जब बॉन्ड ब्रेक हुए थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे और कुछ होल्स क्रिएट हुए थे। तो मैंने मान लिया कि x इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे तो वहां पर x होल्स बन गए होंगे। तो ये तो केवल सिलिकॉन के बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से था, लेकिन जब फास्फोरस की पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और भी आ गए, और सपोज n इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ होल्स कम पड़ गए। तो अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। होल्स को कैसा मानते थे, पॉजिटिव चार्ज टाइप का। इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर इंक्रीज कर चुका है। वैसे टोटल न्यूट्रलिटी रहती है यहां पर, क्योंकि टोटल चार्ज चेक करेंगे तो वहां पर टोटल चार्ज 0 आएगा, लेकिन जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और होल्स कम हो गए, और इसीलिए सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पर हम लोगों ने जो डोपिंग करी थी, किसकी करी थी? यहां पर जो डोपिंग करी थी वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी करी थी, मतलब फास्फोरस ऐड किया था, तो उसका जो इंप्योरिटी लेवल का इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे था, और जो गैप था वो 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। और इस केस में जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो ज्यादा है, और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल थे उनका नंबर कम है, और इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि वहां पर कुछ ना कुछ डोपिंग हो गई। अब बात करते हैं कि अगर सिलिकॉन के लेफ्ट में जो एटम था एल्युमिनियम, अब ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था, सिलिकॉन 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 और ये सिलिकॉन, तो यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कुछ ऐसे। अब कार्बन इस सिलिकॉन के जस्ट पहले जो लाई कर रहा था वो था एल्युमिनियम। तो वही बात मैं फिर भी बोल सकता हूं कि जो एल्युमिनियम है वो सिलिकॉन के जस्ट लेफ्ट में है। इसका मतलब एल्युमिनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और सिलिकॉन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी, ऑलमोस्ट कैसी होंगी? सेम। दोनों में अंतर क्या है कि सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एल्युमिनियम के आउटर सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जो एल्युमिनियम का आउटर सेल था उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी। तो अगर हम लोग यहां पर इंप्योरिटी ऐड करते तो एल्युमिनियम एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देता और यहां पर आ गया एल्युमिनियम। लेकिन एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? एल्युमिनियम के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर डेफिसिट हो गया ना, और एक इलेक्ट्रॉन अगर डेफिसिट हो गया तो दिस विल बिहेव लाइक होल। अब कैसे होल की तरह बिहेव करेगा ये समझना कि हम लोगों ने अगर एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है तो ये सिलिकॉन और यहां पर एल्युमिनियम, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, और यहां पर एक वैकेंसी खाली। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से यहां से उठ करके यहां पर आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर पहुंच गया तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि यहां पर तो वैकेंसी खाली हो गई, और वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया और उसने जो वैकेंसी प्रोड्यूस कर दी वो वैकेंसी यहां पर प्रोड्यूस कर दी। तो कुल मिलाकर के हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने जो मूव किया वो पीछे की तरफ, और जो होल ने मूव किया वो किधर मूव किया? आगे की तरफ मूव किया। तो यहां पर एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगी इन मूवमेंट्स। फिर होल यहां पर पहुंचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां से यहां पर आएगा, तो होल का मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी। अब जब मैं बोलता है कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? तो जैसे हम लोग बात करते कि सिलिकॉन अगर बॉन्ड ब्रेक होते तो x इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और प्लस x होल फ्री हो गए। ये तो बात हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। लेकिन जब हम लोगों ने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो वहां पर कुछ होल्स एक्स्ट्रा आ गए। तो अब मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते तो वहां पर नंबर ऑफ होल्स, और होल्स को कैसा कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव टाइप का चार्ज, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग केवल उन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो चुके हैं। इसका मतलब अगर होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है तो इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोल दिया गया कि ये वाला जो सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है? दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब किसी
सिलिकॉन क्रिस्टल में, जर्मेनियम क्रिस्टल में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते तो उस केस में बनता है एन टाइप, और अगर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते तो उस केस में बनता है पी टाइप। इसको अगर बैंड गैप से समझना चाहें तो उसको ऐसे समझेंगे, ये कौन सा बैंड था, इसको मान लेते ये वैलेंस बैंड था और ऊपर लाई कर रहा था कंडक्शन बैंड। लेकिन जब हम लोगों ने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो जो वहां पर होल था वो वर्चुअली मूव कर रहा था, तो वो इंप्योरिटी लेवल यहां पर क्रिएट हुआ, स्लाइटली ऊपर इस जगह पर। तो ये वैकेंसीज है एक्चुअली, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल्स है क्या, होल्स आर नथिंग, लेकिन वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऑक्युपाई करवा सकते हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये इंप्योरिटी लेवल वैलेंस बैंड के स्लाइटली ऊपर था, जबकि एन टाइप में क्या था, कंडक्शन बैंड के स्लाइटली नीचे था। तो एन टाइप में जो इंप्योरिटी लेवल था वो कंडक्शन बैंड के स्लाइटली नीचे था, और पी टाइप का जो इंप्योरिटी लेवल है वैलेंस बैंड के स्लाइटली ऊपर लाई करेगा, और ऑलमोस्ट ये जो गैप आ रहा होगा वही आ रहा होगा 0.05 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो यहां पर इंप्योरिटी लेवल है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर है, और पी टाइप का जो इंप्योरिटी लेवल था वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे था। तो ये बात तो हो गई सेमीकंडक्टर्स की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो जब हम लोग बात करते हैं पी टाइप की, तो पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी आ गई, होल्स की आ गई, और एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी आ गई, इलेक्ट्रॉन की आ गई। तो अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पी टाइप की, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इस साइड पर लिख देते हैं एन टाइप। तो ये कौन से सेमीकंडक्टर थे, ये एक्सट्रिंसिक, और ये भी कैसा था, एक्सट्रिंसिक। फायदा क्या हुआ, कंडक्टिविटी अचानक से बहुत बढ़ गई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो पी टाइप में जो हम लोगों ने डोपिंग करी थी, किसकी करी थी, पेंटावैलेंट एटम की, और एन टाइप में जो डोपिंग की थी वो ट्राईवैलेंट एटम की थी। पी टाइप में जो इंप्योरिटी लेवल था वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर था, और एन टाइप का जो इंप्योरिटी लेवल था वो वैलेंस बैंड के जस्ट नीचे था। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स के, सपोज मैं यहां पर एक क्रिस्टल ले लेता, तो पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन होगा, होल्स, नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पर नंबर ऑफ जो होल्स आ रहे होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, और जो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी कम होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि होल्स यहां पर कैसे होते हैं, मेजॉरिटी में। पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती, होल्स की, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसा बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनॉरिटी में। तो जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। लेकिन जो एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें अगर मैं यहां पर एक क्रिस्टल लेता, ये क्रिस्टल लेता, और ये कौन सा टाइप है, एन टाइप था, तो यहां पर मेजॉरिटी किसकी होगी, यहां पर जो मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की आ रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने डोपिंग करी थी पेंटावैलेंट एटम की, और पेंटावैलेंट एटम में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, 5वां इलेक्ट्रॉन जो बचा वो कंडक्शन के लिए फ्री हो गया। तो यहां पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स आ रहे होंगे वो क्या आ रहे होंगे, होल्स। तो जो हम लोगों का एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है, नेगेटिव चार्ज की है, और माइनॉरिटी में कौन सा, तो माइनॉरिटी में यहां पर क्या आएगा, माइनॉरिटी में आएंगे होल्स। इसीलिए मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन से मतलब नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में, और यहां पर मेजॉरिटी में होल्स है मतलब पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में, इसीलिए इसको पी टाइप बोलते हैं और इसको एन टाइप बोलते हैं।
और डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात, डोपिंग का अमाउंट चेंज करके हम लोग कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से वेरी करा सकते हैं। हम लोगों ने जो डोपिंग करी थी सिलिकॉन में, वो 1 मिलियन सिलिकॉन एटम में सिर्फ एक फास्फोरस का एटम मिलाया था और उसकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 6 टाइम्स इंक्रीज कर चुकी थी, मतलब रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 6 टाइम्स डिक्रीज कर चुकी होगी। तो ये जो डिस्कशन था वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का था। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर एन टाइप और पी टाइप को जोड़ दिया जाए, इसकी कंडक्टिविटी के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो वहां पर बनेगा जंक्शन डायोड, और जंक्शन डायोड कैसे करंट फ्लो कराता है, उसके क्या यूजेस है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।